क्या आपके सामने मुश्किल थी? क्योंकि आपके जो विपक्ष में थे महेंद्र कर्मा जी के बेटा छविंद्र कर्मा जी, क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? नहीं, मेरे को ऐसा जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया है, टिकट दिया है, तब मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं जनता के सामने हमेशा जिला पंचायत सदस्य रहा। तो आप लगातार यहाँ जनता से मिल रहे हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, स्थिति क्या है पहले की और अभी की? और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार जैसी बनी, लगातार सरकार बनते ही नक्सलवाद के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। गांव वालों से बात करते होंगे तो किस प्रकार की आपको सुनने को मिलती, जानने को मिलती कि कितना डर है? क्या उनको बताया जाता है, दबाया जाता है, कैसा बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, अभी कोई गांव वालों के ऊपर डर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। गांव के लोग जैसे पहले रहते थे ऐसा आज भी अपनी खेती के बाड़ी से जुड़े हुए हैं। चुनाव के समय सर हम लोग की टीम यहाँ पहुँची हुई थी कवर करने के लिए, तो आपके पास एक एजेंडा था चुनाव के दौरान कि मुझे मूलभूत सुविधा के लिए काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करना है। देखिए, मेरा सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे, उनकी मूलभूत सुविधाओं का सरकार की योजना से जोड़ना है। लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता रहे हैं इस क्षेत्र में, उन पर हमला किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं जान की खतरा बना हुआ है, तो इसको लेकर कितने सतर्क, कितना काम करने की ज़रूरत है? और निश्चित रूप से हम सबको क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हंदरूड़ी क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं न कहीं रिक्शा लेकर ही काम करते हैं। अभी आपके सामने मुख्य रूप से क्या समस्या, क्या चुनौती जिससे आप निपटना तत्काल में? अब मेरे सामने किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष, साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चैतराम अटावी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपको भी टीवी का चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, कौन है चैतराम अटावी जी? थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताएंगे। जी, मेरा नाम चैतराम अटावी है और मेरा जन्म 1976 में हुआ है। मैं ग्राम कासोली का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में अनेक पदों से जिम्मेदारी निभाते हुए आज विधायक पद पर पहुंचा हूं। जी, जब आप शुरुआत में जैसे कि आप स्कूली शिक्षा कर रहे थे तो आपके मन में था कि आपको राजनीति में आना, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है? नहीं, अब मेरा शुरू से मन में रहा, जब से पढ़ाई करता था तब से जाके एक मन में रहा कि अभी राजनीति में मुझे जाना चाहिए और राजनीति करना चाहिए। इसके पहले तो मैं जन सेवा में जुड़ा था और लोगों का सेवा करता रहा, अनेक सामाजिक सेवा करता था, लोगों के बीच जाता था। मैं सबसे पहले सेवा से जुड़ा हूँ। जी, अपने राजनीतिक जो शुरुआत हुई आप सरपंच से किए हैं, तो क्या जब सरपंच आप बने थे उस समय आपको, आपके मन में था कि कहीं ना कहीं मुझे जाके एक दिन विधायक बनना है? जी, मेरे को सेवा करते करते गांव में ऐसा लगा कि अभी सरपंच भी बनना चाहिए, लेकिन मैं सरपंच तो नहीं बन पाया। वार्ड पंच बना शुरू में, वार्ड पंच बनने के बाद फिर उप सरपंच बना, फिर उप सरपंच बन के गाँव का सेवा किया। फिर तभी से लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, पंचायत छोड़ के जनपद में जाना चाहिए। ऐसा आया। फिर दूसरे बार मैं जनपद की चुनाव लड़ा, जनपद सदस्य निर्वाचित हुआ और जनपद पंचायत में जाके सेवा करने का एक अच्छा मौका मिला। फिर जनपद में
5 साल करने के बाद फिर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का एक मौका मिला और जिला पंचायत चुनाव लड़के वहाँ भी जिला पंचायत चुनाव जीता और जिला पंचायत में काम करने का एक मौका मिला है। और साथ में फिर जिला पंचायत के बाद लघु वनोपज तेंदुपत्ता का होता है, उसमें भी 5 साल का मैं अध्यक्ष बनकर काम किया। जहाँ तक हमें जानकारी है आप किसान परिवार से आते हैं, जब आप राजनीति में कदम रखने वाले थे तो घर वालों का क्या जवाब क्या था कि नहीं बेटा राजनीति में मत जाओ, ये दलदल है या फिर यहाँ स्कोप नहीं है आगे आने वाले समय फ्यूचर को लेकर, आप किसानी करो, क्या कुछ घर तरफ से आपको मिला था? नहीं, घर से कोई मना नहीं था। मैं किसान का बेटा हूँ आज भी, और आज भी मैं किसान हूँ। आज भी मैं खेती बाड़ी करता हूँ, खेती को कभी नहीं छोड़ता हूँ। विधायक बनने के बाद भी मैं खेत में जाता हूँ, खेती करता हूँ, क्योंकि मेरा पहला प्राथमिकता है मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं किसी कृषि को कभी नहीं छोड़ूंगा। और घर में कोई मना नहीं किए, पढ़ने के लिए बोले हैं, आगे पढ़ाई तो नहीं कर पाया, फिर घर में पढ़ा लिखा मैं शुरुआत पढ़ने वाला मैं ही था, इसलिए कोई घर में भी मना नहीं किए हैं। मैं ऐसा सेवा करते करते राजनीति के क्षेत्र में आया और काफ़ी साल के बाद मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी अनेक पदों में मैं काम किया हूँ। सबसे पहले बूथ अध्यक्ष बना, बूथ अध्यक्ष से मंडल मंत्री बना, मंडल मंत्री से मंडल उपाध्यक्ष बना, फिर ऐसा करके फिर ज़िले में आया, जिला मंत्री बना, फिर जिला महामंत्री बना, फिर जिला अध्यक्ष भाजपा का जिम्मेदारी मिला, उसको भी पूरा निभाया हूँ। आज भी वर्तमान जिला अध्यक्ष का भी पद मेरे पास है। ऐसा मैं संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे जिम्मेदारी देती गया ऐसे काम करते गया। जी, पढ़ाई आप कर नहीं पाए, क्या कारण रहा? ऐसे क्या आपके सामने समस्या आ गई कि उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए आप? पहले क्या हम लोग के समय हॉस्टल भी बहुत कम होता था, बहुत मशक्क़त करने के बाद हॉस्टल में जगह मिलती थी, और घर में मेरे यहाँ पर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण मेरे को आगे पढ़ने के लिए ये सब नहीं कर पाए। जहाँ तक मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं फिर पढ़ाई छोड़ दिया, फिर जन सेवा करने में लगा हूँ। राजनीति में आने के पीछे आप किनको अपना आइडल मानते हैं, किनको देख के आप राजनीति में आए हैं? मैं राजनीति आने का मेरा कारण है, जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था हमारे बीच में एक मंत्री या बलीराम दादा हुआ करते थे, वो ट्राइबल मंत्री बने। उस समय मैं स्कूल का सालानायक भी था और छात्रावास में छात्र नायक भी बना था। उस समय भारी अव्यवस्था होता था, फिर मैं मंत्री के सामने खड़ा हो गया। हमारे हॉस्टल देखिए हम कैसे रहते हैं, हमारे यहाँ गुरुजी नहीं है, हमको पढ़ाई कैसी होता है, हम किस तरह यहाँ रहते हैं, एक बार हमारे परिस्थिति को भी आपको देखना चाहिए। फिर वहाँ खड़ा होकर मंत्री जी के सामने मैं बात रखा, फिर उसके बाद ठीक है गुरुजी आपको मिल जाएगा, ऐसे बलीराम कश्यप जी ने मंत्री जी ने बोले। तो उसके बाद मैं बोला, फिर गया मैं, गुरुजी मिल जाएगा लेकिन कब मिलेगा? उन्होंने बोला ये यार पक्का नेता जैसा दिखता है, ये पक्का कब दो? कलेक्टर को पूछा मंत्री जी कब दोगे गुरुजी? बोले 1 हफ्ता के अंदर। ये सब ऐसा मैं उसी दिन से प्रभावित हुआ, ये कौन मंत्री है, कौन सा पार्टी का है, ऐसा। फिर मैं तो उसके बाद फिर चलो मेरे को भी भारतीय जनता पार्टी में काम करना है, ऐसा बनूँ। उसी समय आपने सोच लिया था कि मुझे बीजेपी में जाना है और नेतागिरी करना है? हाँ, उसी समय सोच लिया जी, कि आपके पास, और देखिए राजनीति में आना मतलब विचारधारा का मिलना, तो क्या आप बलीराम कश्यप जी को देख के बीजेपी ज्वाइन किए कि आपके अंदर एक कांग्रेस वाला या फिर सीपीआई, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे? नहीं, मैं एक बीजेपी से प्रभावित हुआ, बाकी पार्टी भी उसके बाद देखा हूँ, सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को भी देखा, कम्युनिस्ट को भी देखा, और उसके बाद मैंने तय किया ये एक भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुत अच्छा पार्टी है, ये देश के लिए करने वाली पार्टी है, ये समाज के हित में खड़े होने वाली पार्टी है। ऐसा मेरे भारतीय जनता पार्टी में उस समय दिखा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू कर दिया।
विधायक के लिए पहली बार आपको नॉमिनेट किया गया पार्टी की ओर से, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार में जीत कर आ गए। जीत का अंतर लगभग 16,000 से ज़्यादा था। क्या आपके सामने मुश्किल थी? क्योंकि आपके जो विपक्ष में थे महेंद्र कर्मा जी के बेटा छविंद्र कर्मा जी, क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? नहीं, मेरे को ऐसा जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया है, टिकट दिया है, तब मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं जनता के सामने हमेशा जिला पंचायत सदस्य रह के जनता के सामने जाता था, समाज के सामने बैठता था, किसानों के साथ बैठता था, हर जगह मेरा सतत जनसंपर्क रहता था। और मैं बिना निडर होके जब चुनाव की मैदान में उतर गया, अब मेरे को तो चुनाव जीतना ही है, लोगों के पास जाना है। लगातार मैं हर गांव तक पहुंचने की पूरा प्रयास किया, गांव से मोहल्ले तक भी पहुंचने की प्रयास किया चुनाव के समय। और कर्मा परिवार तो मुझे कभी मन में नहीं आया कि ये मेरे से भारी होगा, और मैं तो चुनाव जीतूंगा ही, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था। जब भी चुनाव में खड़ा हुआ, कोई भी चुनाव में नहीं हारा, लगातार चुनाव जीतते आया। और मुझे भी पूरा विश्वास था कि अभी जहाँ विधायक चुनाव भी मैं आसानी से जीतने वाला। और जनता ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। जहाँ भी गया इतना जन समर्थन मिला है, और उस जन समर्थन से मैं पहली बार दंतेवाड़ा विधानसभा में ऐतिहासिक जीत, कभी भी इतनी जीत नहीं हुई थी, पहली बार मैं इतने हजार वोटों से यह जीत हासिल किया हूँ। छविंद्र कर्मा जी इससे पर निर्दलीय के रूप में नॉमिनेट अपना नामांकन डाल चुके थे, तो क्या जो पार्टी के अंदर उनकी छवि बनी थी, क्योंकि उनकी मम्मी भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी, तो इसका ही फायदा आपको मिला? हाँ, मेरे को तो अभी कांग्रेस पार्टी ने छविंद्र कर्मा को उम्मीदवार बनाए, और वहाँ तो किसी को भी उम्मीदवार बनाते, तब भी मैं मतलब जीतने का पूरा मेरा उम्मीद था। और वहाँ पर चाहे देवती कर्मा लड़ती ना छविंद्र कर्मा लड़ते, और उनके जो कार्यकाल को यहाँ की जनता पूरा देख चुकी थी, और उन्होंने क्या काम किया है उतने साल में और क्या करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पूर्व उसके पहले के विधायक और छविंद्र कर्मा के बारे में भी जनता पूरा देख चुकी थी, और जिसके कारण फिर वो जनता मेरे को आशीर्वाद दिया और जन समर्थन मिला। आपके पास जनता का जन समर्थन था, और जो आपके अपोजिट में थे महेंद्र कर्मा जी के बेटे, उनके पास धन बल, मनी बल, सब चीज़ था। तो क्या आपको लगा कि प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हैं, आप नीचे हैं, वो ऊपर हैं? क्योंकि चुनाव में तो मनी पावर चाहिए चाहिए रहता, तो किसान परिवार से आते हैं। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा। छविंद्र कर्मा के सामने और मैं एक गरीबी रेखा, एक अमीर वाली बात यहाँ ज़रूर आई है। मेरे पास तो किसी प्रकार का कोई धन ऐसा नहीं था। मैं शुरू से मेरे पास कोई पैसे नहीं था, और मेरे सामने छविंद्र कर्मा बहुत ही आर्थिक स्थिति में मजबूत था, और पैसे खर्च करने में कई कसर नहीं छोड़ा, और मैंने खाली हाथ जोड़ा। मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं पैसा दे नहीं सकता, मैं कहीं से पैसा नहीं कमाया। आगे भी आप लोग आशीर्वाद दोगे तो विधायक बनाओगे, मैं आप लोगों के काम के लिए मैं करा उतरूँगा। ऐसे सब जगह जाता रहा, और सामने वाला पार्टी तो पैसे के बल पर पूरा काम करता रहा। फिर भी जनता ने जहाँ पैसे को देखा और पैसे को नहीं देखा, और ऐसे मेरे लिए जो समर्थन किया, आशीर्वाद दिया, बहुत ही ऐसे हम मतदाताओं को मैं आभार देता हूँ, हृदय से आभार देता हूँ कि वो पैसा को ना देखकर व्यक्तित्व को देखकर मुझे आशीर्वाद दिया। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हो, दिमाग में एक ही बात आती है, नक्सल क्षेत्र। तो आप लगातार यहाँ जनता से मिल रहे हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, स्थिति क्या है पहले की और अभी की? देखिए, नक्सलवाद कोई मेरे दंतेवाड़ा की बात नहीं है, बस्तर की बात नहीं है। ये नक्सलवाद पूरी छत्तीसगढ़ की समस्या है।
और नक्सलवाद पिछले तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमनजीत सिंह की सरकार रही। उसके बाद नक्सली के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा, धमदारी के साथ लड़ाई लड़ा। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, जिसके कारण नक्सली फिर जंगल से शहर की ओर आए थे और यहाँ का आम जनप्रतिनिधि को घूमने में बहुत मुश्किल हुआ करता था। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार जैसी बनी, लगातार सरकार बनते ही नक्सलवाद के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। आए दिन नक्सलवाद के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, जिसके कारण आज निश्चित रूप से नक्सलवादियों की मनोबल टूटा हुआ है और क्षेत्र में आज शांति दिख रहा है। जी, आपको क्या लगता है नक्सल और नक्सल गतिविधि क्षेत्र के विकास में कितनी बड़ी बात है? देखिए लिए नक्सलवाद और नक्सल गतिविधि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके सामने गांव का डेवलपमेंट नहीं होना है, विकास का काम नहीं करना है, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाना है, हर प्रकार की रोड नहीं बनाना है और कोई विकास की काम नहीं करना है। नक्सली मना करते थे, जिसके कारण अंदर गांव में सरपंच होते थे, ये सारे लोग वो काम करने में सामने नहीं आते थे, जिसके कारण विकास का काम रुक जाता था। ये उनके गतिविधि में बहुत बड़ा एक प्रभाव। जी, आप जब जाते थे चुनाव के समय या अभी भी जाते होंगे, तो जब गांव वालों से बात करते होंगे तो किस प्रकार की आपको सुनने को मिलती, जानने को मिलती कि कितना डर है? क्या उनको बताया जाता है, दबाया जाता है, कैसा बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, अभी कोई गांव वालों के ऊपर डर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। गांव के लोग जैसे पहले रहते थे ऐसा आज भी अपनी खेती के बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अपनी परंपराओं से रहते हैं, अपनी रहन सहन के साथ गांव में रहते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है गांव वाले को। जी, चुनाव के समय सर हम लोग की टीम यहाँ पहुँची हुई थी कवर करने के लिए, तो आपके पास एक एजेंडा था चुनाव के दौरान कि मुझे मूलभूत सुविधा के लिए काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करना है। क्या स्थिति आपके सामने भी वर्तमान में है? कितना उसमें बदलाव आने वाला है? क्या आपके पास रोड मैप है? देखिए, मेरा सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे, उनकी मूलभूत सुविधाओं का सरकार की योजना से जोड़ना है। जैसे किसान है, किसानों को सरकार की बहुत सारी योजना है, किसान को आगे बढ़ाने के लिए या हम लोगों ने दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा हम किसानों को मोचोबाड़ी का लाभ दिया जा रहा है और उनको बोर का लाभ दिया जा रहा है। हम हर संभव एग्रीकल्चर को सरकार की तरफ से हर बीज देने की बात हो, हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है किसानों को। और किसान आत्मबल खड़े हो, सक्षम हो, ताकि आगे जाके हमारे सारे किसान सक्षम होंगे। और मैंने उस समय देखा गांव के लोग कोई सरकारी दफ्तर जाने में बहुत सारे परेशानी आता था, वहाँ नहीं पहुंच पाते थे, कहाँ कागज़ बनाना, कैसे जाना है, ये सारे समस्या आती थी। कहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, पटवारी के पास जाना, फिर तहसील में जाना, फिर फार्म खरीदना, ये सारे समस्या होती थी। जैसे ही मैं विधायक बना, सरकार की मंशा ही है कि अभी गांव-गांव जाकर शिविर लगाकर जाति निवास बनाने की बात हो, हर प्रकार का आधार कार्ड बनाने की बात हो, जो भी आम आदमी की समस्या है वहाँ शिविर लगाकर वह शिविर के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से मैं विधायक बनने के बाद गांव में शिविर लगवाता हूं, कलेक्टर को बोल के। शिविर में सभी विभागीय अधिकारी लोग जाते हैं, सारे लोग वहां बैठते हैं, हर प्रकार के गांव के आम आदमी का कोई भी काम ना रुके, ऐसे हम दंतेवाड़ा
ज़िले में लगातार काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे केंद्र से संचालित किया जाता है और ये मोदी गारंटी है। हम मोदी गारंटी के तहत आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी गारंटी को यहाँ पर पूरा किया है। आपको मालूम है हम लोग जब चुनाव लड़ते थे, चुनाव के मैदान में उतरे, हमारे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में आया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनेगी, जैसे ही सरकार बनेगी ये 18 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास कांग्रेस सरकार ने रोका था, सबसे पहले उसको चालू करेंगे। जैसे ही 18 लाख परिवार का प्रधानमंत्री आवास को चालू किया, घोषणा था, उसके बाद घोषणा था किसानों को प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी करेंगे, 3100 रुपया देंगे समर्थन बीज की अंतर की राशि। फिर उसके पहले सरकार ने 4 किस्त में देता था। ये हमारे विष्णुदेव की सरकार है। सीधे सीधे जो 900 की अंतर राशि होता था, सीधे सीधे किसानों के खाते में एक मुश्त डालने वाली अगर कोई सरकार है, ये विष्णुदेव की सरकार है। इतना ही नहीं, हमारे विष्णुदेव की सरकार जिस प्रकार चुनाव में घोषणा किया था, हर एक यहाँ के बहनें बहू माताओं को जो शादी हुए उनके खाते में सीधा 1000 रुपया डाल दिया जाएगा मातारी वंदन योजना के तहत। ये भी घोषणा में था, इसको भी पूरा विष्णुदेव सरकार ने किया है। आपने अभी महतारी वंदन योजना की बात की। कांग्रेस का यह आरोप लगता रहा है कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है महिलाओं के साथ। कैसे धोखा हुआ है? सभी लोगों को देने की बात की गई थी, लेकिन बहुत महिलाओं को छोड़ दिया गया है। और अब क्या जो महिलाएं फॉर्म नहीं डाल पाई हैं या फिर जिनका भी नई नई शादी हुई या फिर जो उस दायरे में नहीं आते थे अब आ गए हैं, तो उनके लिए अब क्या दूसरा फेज भी शुरू करने वाले है बीजेपी सरकार? देखिए, ये मातारी वंदन योजना है ना, आप उससे जोड़ सकते हैं। यहाँ पीडीएस में राशन कार्ड बनता था। पहले शुरुआत हुआ, राशन कार्ड बहुत कम बना, फिर आगे जाके फिर बढ़ा, फिर जोड़ते गए, फिर आज लगभग सभी को गरीब लोग को पीडीएस का चावल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे मातारी वंदन योजना किसको बोलते, 70 लाख माता बहनों को जो दिया जा रहा है, 70 लाख लोगों को ये सीधा सीधा दिया जा रहा है। ये मातारी वंदन योजना अब जहाँ भी छूट गए, अभी शादी हो के आ रहे हैं, ये लगातार चलने वाला योजना है। फिर इसका सर्वे होगा कितने लोग शादी हो गए और कितने लोग, अगर किसी को नहीं भी मिला था, किसी ने वो त्रुटि के कारण, कहीं नाम के कारण, कहीं पासबुक में सब के कारण नहीं मिला था, उनको भी मिलेगा। ये हमारी सरकार ने इसको पूरा जारी रखा है। आगे जहाँ भी अगर शादी जितने हो उनको भी मिलने वाला है। बात जब विकास की करते हैं और आदिवासी की उत्थान की करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है करप्शन। क्षेत्रीय स्तर में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो सैंक्शन होती है जिस काम के लिए, उतना उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आपको भी इस बात की जानकारी है? देखिए, यहाँ पर पिछले 5 साल की सरकार में हमने देखा है करप्शन बहुत बढ़ गया था। इतना ज़्यादा था, काम कौन कर रहा है, कौन एजेंसी है, कैसे काम कर रहे हैं, किस योजना है, किसी का पता नहीं होता था और ऐसा काम किया जाता था। आज हम देख रहे हैं, अब सीधा सीधा आज हमारी सरकार ने बहुत करप्शन को दबाव बनाया हुआ है, या हम किसी को एजेंसी बना दिए हैं। वो एजेंसी के द्वारा सीधा सीधा गांव में कोई काम, सरकार की योजना है, उसको वहाँ तक क्रियान्वयन करेगी और सीधा काम करेगी, और जितना काम हुआ उतना पैसा सामने वाले एजेंसी को दिया जाएगा। ये हम लोगों ने बहुत ही कंट्रोल किया है। किसी प्रकार का करप्शन बाकी गांव की ओर आम जनता के बीच में नहीं है। जी, छत्तीसगढ़ महतारी के माथे में कलंक है नक्सली, और इसका सबसे बड़ा दंश झेलने वाला बस्तर संभाग। बहुत से घटना हुई जिसमें झीरम घाटी भी एक प्रमुख है। क्या लगता है, इंसाफ हो पाया? देखिए, अभी यहाँ पर
वास्तव में बस्तर में देखा जाए तो नक्सल समस्या बहुत बड़ी एक कलंक है, जिसके कारण आम जनता या जिस प्रकार काम करना था कर नहीं पाया है। कई बड़ी बड़ी घटना हुई है। झीरम कांड में बहुत सारे कांग्रेस के नेता मारे गए हैं और उन्होंने पहले तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसके पहले बोलते थे कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब कानून को मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ। हमारी सरकार बनेगी तो बहुत जल्दी हम इसका कार्यवाही करेंगे, जांच करवाएंगे, सज़ा देंगे, ऐसे भूपेश बघेल ने कहा था। उसके बाद खुद सरकार बनी और सरकार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बना। फिर 5 साल में कौन रोका है? उसकी जांच करने में किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। क्यों उनको इंसाफ नहीं दिलाया गया है? हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, निश्चित रूप से उसकी जांच करेगी और उनको न्याय मिलेगा। जी, भीमा मंडावी जो यहाँ से विधायक रहे थे, उनके ऊपर भी नक्सली हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई थी। तो लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता रहे हैं इस क्षेत्र में, उन पर हमला किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं जान की खतरा बना हुआ है। तो इसको लेकर कितने सतर्क, कितना काम करने की ज़रूरत है? देखिए, भीमा मंडावी एक भारतीय जनता पार्टी के उस समय तत्कालीन विधायक थे। विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव में लगे हुए थे। उसी दौरान भीमा मंडावी जी को नक्सलियों के द्वारा विस्फोट करके उड़ाया गया है और निश्चित रूप से हम सबको क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हंदरूड़ी क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं न कहीं रिक्शा लेकर ही काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि महेंद्र कर्मा जो नक्सली हमले मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनके मौत के बाद जो राजनीति का परिवेश बदला है, ख़ास तौर पे चाहे देवती कर्मा जी हो, चाहे उनके बेटे छविंद्र कर्मा जी हो, उनको एक जगह मिला राजनीति में? हाँ, अभी क्षेत्र के लोग, अब महेंद्र कर्मा बड़े लीडर था, नेता था। मारे जाने के बाद निश्चित रूप से जब चुनाव हुआ है और उपचुनाव में निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं देवती कर्मा को जन समर्थन मिला है और जिसके कारण आज उसी का नतीजा है, उनको समर्थन मिला था और विधायक बन। जी, अभी आपके सामने मुख्य रूप से क्या समस्या, क्या चुनौती जिससे आप निपटना तत्काल में? अब मेरे सामने किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं है। बहुत सारे हमारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे जन कल्याणकारी योजना हो की बात करें और चाहे सरकार, और मेरे जहां मैं विधायक हूं और इस ज़िले में मेरे विधानसभा में कोई समस्या नहीं है। और यहाँ हमारे बेला डिल्ला है, हम डीएमएफ मत के माध्यम से बहुत सारे समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए कोई चुनौती नहीं है यहाँ। जी, यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। दंतेश्वरी मंदिर यहाँ है जिसे पूरे प्रदेश से देश में जानते हैं। तो ये सब, इनको विकसित करने के लिए कुछ आपके पास रोड मैप है कि हाँ, मुझे इन समय में इसमें यह बदलाव करके पर्यटक को आकर्षित करना है? जी, अभी लगातार मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ माता दंतेश्वरी ये सभी दुनिया के शक्तिपीठों में भी आती है और ये पूरा हमारी इस क्षेत्र के आराध्य देवी है माता दंतेश्वरी। बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं माता की दर्शन करने। इसके बाद आगे जाते एक डोलकल है, गणेश जी का वहाँ मूर्ति है पहाड़ के ऊपर। हम बारसूर की क्षेत्र जाते हैं, पूरे बारसूर में वहाँ एक एशिया की 3रा नंबर की गणेश जी का मूर्ति है और वहाँ मामा बाचा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है। ऐसे बहुत सारे बारसूर में मंदिर है। और इधर हम अंदावाड़ा की ओर जाते हैं, जलप्रपात है। ये सारे चीज़ को पर्यटन बढ़ाने के लिए हम अभी
बात किए हैं जिला प्रशासन के साथ में। और अभी हम हर क्षेत्र में गांव के लोगों को और पर्यटक को आने जाने में किसी प्रकार का असुविधा ना हो, हम लोग अभी 6 बस दिए हैं। अब से 6 बस दिए हैं, सभी क्षेत्र में बस चलेगा और आने जाने का किसी का परेशानी नहीं होगा। और लगातार हम सभी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र बहुत आगे डेवलप होगा। और यहाँ हम लोग बारसूर महोत्सव पहले करते थे, जिसमें भारी यहाँ के पर्यटक आते थे बाहर से, और यहाँ का आस्था का केंद्र होता था, उसको बढ़ावा देते थे। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और फिर से बंद हुआ था बारसूर महोत्सव, उसको फिर से हम चालू करने वाले हैं। हमारे माध्यम से नक्सलियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे तरफ से नक्सलियों का कोई संदेश नहीं है। वो आए और जिस प्रकार हिंसा करते हैं वो हिंसा की रास्ता छोड़े और मुख्य धारा में आकर जुड़े। वो भी कहीं न कहीं वो बाहर से नहीं आए, कहीं न कहीं हमारे गांव के ही भाई है, कहीं न कहीं वो अपने मुख्य विचारधारा से बुल्क भटक कर वो कहीं न कहीं गलत रास्ते में जुड़े हैं। हम उसको स्वागत करते हैं, वो आए अपना हिंसा छोड़ के और मुख्य धारा में जुड़कर जिस प्रकार अपने घर में अपनी परंपरा में रहते थे, ऐसे स्वतंत्र जीवन जिए, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं उनको। आप अपने राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? देखिए, हम अपनी राजनीति भविष्य, आज हमको विधायक का जिम्मेदारी मिला है और जो भी जिम्मेदारी मिलेगा, जब तक हम जिम्मेदारी में, पार्टी में जिम्मेदारी है, आज विधायक बनकर हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे जाके हम काम करते रहेंगे। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी को निष्ठावान के रूप में हम निभाते रहेंगे और आगे काम करते रहेंगे। जब तक हमें, तब तक हम पार्टी का काम करते रहेंगे। अगर चैतराम अटामी जी राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? चैतराम अटामी जी राजनीति में नहीं आए रहते, फिर हम जिस क्षेत्र में रहते वहाँ काम करते। हम ऐसे भी समाज का काम करने वाले समाज सेवी थे, समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ते। आज भी समाज सेवा करने का मुझ में रोम रोम में बसा हुआ है। आज यहाँ पर एक सरकार में रह के एक जनप्रतिनिधि बन के सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये सेवा हमसे कभी छूटेगी नहीं, हमेशा हम सेवा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? चलिए, आप लोग मेरे पास आए हैं और मेरी पूरा जीवन शैली के बारे में आप लोगों ने जाना और इसको आगे तक ले जाएंगे और इस बात को रखेंगे। निश्चित रूप से आपके टीवी के माध्यम से ही हमारा बहुत बड़ा एक प्रचार प्रसार होता है, दुनिया में आप सब लोग दिखाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं मेरे यहाँ आकर मेरे जीवन परिचय को आपने पूरा वो कराया है, इसलिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही आप हमारे बीच में आते रहेंगे और हमारे क्षेत्र की जन समस्या के बारे में भी आप जानते रहेंगे और ऊपर तक ले जाते रहेंगे, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आप सुन रहे थे दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चैतराम अटामी जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।